So, Vishal, welcome to my channel. It's really a pleasure to host you here. आपसे मेरी कोई जान पहचान बहुत पुरानी नहीं है, मगर कई बार ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी दिनों से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। अभी पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, आपका क्या कश्मीर कनेक्शन है, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे कश्मीर फाइल्स की और बाकी सब इश्यूज की। बट सबसे पहले आप का जो कश्मीर कनेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आप अवगत कराएं। थैंक यू वीरेंद्र सर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो हम लोगों को देख रहे हैं। मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं, जैसा कि आई बिलोंग टू कश्मीर। हालांकि अगर मैं कश्मीर से कनेक्शन अपना बताऊं तो पिछले 32 सालों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं देखूं, फिजिकली नहीं है, ऑन ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन वर्चुअली और मेरी सोल आज भी कश्मीर हुई। मैं अगर दिन अपने ऑफिस में बिताता हूँ तो रातों रातें मेरी सिर्फ कश्मीर की सोचों में बीतती हैं और स्पेसेस पे बीतती हैं। क्योंकि मैं आज भी इस बारे में सोचता हूँ कि कब हम उस दिन को देखें कि जिस दिन हम अपने घर में वापस अपने आप को खड़ा पाएं और वहां मजबूती से खड़े अपने आप को देखें। तो कश्मीर के बारे में तो और मैं क्या बोलूँ सर। आई बिलोंग टू ए नॉर्थ बेल्ट ऑफ कश्मीर, और डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं हम लोग। और 90s के बाद हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर चले गए, क्योंकि रिलेशंस काफी मतलब कोई किसी डायरेक्शन में चला गया, कोई किसी डायरेक्शन में चला गया, बिकॉज ऑफ ऑल सर्वाइवल मोड्स। क्योंकि 90s के बारे में तो जो हम आज तक अपने मुंह जबानी बातें बोलते थे, शायद कश्मीर फाइल के माध्यम से बहुत लोगों को कल 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक खुल के सामने उनके सामने एक रियलिटी रियलिटी नहीं कहूंगा, एक वो सच जो आज तक नहीं बोला गया था, वो किस प्रकार से हमारे विवेक अग्निहोत्री साहब ने सब पूरी दुनिया के सामने लाया। तो मैं अगर अपनी बात करूं, 90 के बाद मैं कश्मीर से कनेक्टेड तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, आज भी मेरी आत्मा, मेरी सोल, इनफैक्ट माय मदर स्टिल रिमेम्बर्स कि वो कश्मीर हमारा कहाँ है और कैसा है। हम आज भी अपने मनों और दिलों में ये बातें लेके चलते अच्छा, मेरे को एक बात बताओ विशाल, जैसे भी कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हैं। कल राइट। मैंने देखा उसको। और मैं बारामूला में पोस्टेड भी रहा हूँ, तो कश्मीर के बारे में मेरे को थोड़ा सा आइडिया भी है। कई कश्मीरी पंडित मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कश्मीरी मुस्लिम भी मेरे जानने वाले हैं कई। तो जब कश्मीर फाइल्स आपने देखी तो उससे पहले ऑब्वियसली कश्मीर के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिली होगी, रिश्तेदारों के थ्रू मिली होगी, जान पहचान के लोगों ने दी होगी। तो उसमें उस इंफॉर्मेशन में ऑब्वियसली कुछ तो गैप होगा। तो कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कि प्रॉब्ली ऐसी कोई उसमें इंफॉर्मेशन थी जो शायद आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं बताई? सर, मैं थोड़ा सा इसको इलोबरेट करूंगा अपने पॉइंट को। जी। वी आर नॉट, हम लोग टू यंग नहीं थे। मतलब आई वुड नॉट से कि हम लोग 80s या 70s के बॉर्न हैं, हम लेट 80s में बॉर्न हुए हैं। जी। तो मुझे मुझे लगता है कि अगर मैं पूरे 90 के दशक पे बात करूं, 1990 से लेके 2000 तक, ऑलमोस्ट 10 साल तक हमारे घर वालों ने बताया ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ। ओ। एंड जब हम लोग थोड़े बड़े होने लगे, हम स्कूल जाने लगे, हमको लोग पूछते थे क्या आप कश्मीरी पंडित हो, या हम जब कॉलेजेस में पहुंचने लगे, मेरी पढ़ाई दिल्ली से हुई है, वहां लोग पूछने लगे कि आपके साथ क्या हुआ, तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी कि यार ऐसा 90 में क्या हुआ था। और हर कोई हमसे पूछता है लेकिन हमको ही नहीं मालूम। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं घर आके जब पूछता था तो माय मदर ऑलवेज यूज टू से कि तुम्हें क्या करना है, छोड़ो, वो बीत गई है बात, उस पे नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपनी अपना फ्यूचर बनाओ, कश्मीर को अभी हम बात नहीं करेंगे। तो एक समय आया जब मैंने अपनी माता जी के सामने एक बात रखी। मैंने कहा आप हमसे क्यों छुपा रहे हो, हमारी गलती क्या है? क्या हम वहां से भाग के आए हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई मतलब हमारी ताकत नहीं थी, हम लड़ नहीं पाए? तो माई मदर सडनली ब्लास्टेड ऑन मी, बोली कि तुम्हें क्या लगता है हम लड़ नहीं सकते थे? लेकिन लड़ना हर चीज का हल नहीं है। और जो 90 था, मैं नहीं चाहती थी कि तुमको मैं उस एज में बताऊं जिस एज में तुम्हारा माइंड डेवलप ही नहीं हुआ है और ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि जो मैं तुमको बोल रही हूँ तुम उसको समझ पाओ कि 90 अगर हुआ था तो इसका कारण क्या था। एंड यू वोंट बिलीव वीरेंद्र सर कि व्हेन वी हम लोग जब 2025 मतलब टिल मैरिज तक पहुंचने लगे, देन माय मदर स्टार्टेड रिवीलिंग द एक्चुअल फैक्ट्स। और फिर उसने मुझे 90 ही नहीं बताया, 90 के पीछे वो मुझे 40 साल ले गई। और उसने वर्ड बाय वर्ड इंसिडेंट कब कहाँ क्या हुआ,
किस किस गांव में कब कैसे अटैक हुए, चाहे झगड़े हुए, हम आपस में कम्युनल हार्मनी हुई, या कोई भी रीजन रहा हो। तो देन मेरी मदर ने उस दिन मुझे ये बात बोली कि बेटा, आज मैंने तेरे को ये बातें इसलिए बोली बिकॉज यू आर एट ए लेवल जहां पे तू डिसाइड कर सकता है कि अगर 90 हुआ तो क्यों हुआ। और यही बात मैं शायद तुझे अगर 15 साल पहले बोलती ना, तो तू इस बात को समझता, और हो सकता था जज्बाती होकर के तू इसका बदला लेने कश्मीर चला जाता। क्योंकि मैंने तुझे देखा था, यू वर ऑलवेज एग्रेसिव। तो तुझे कुछ भी गलत चीज दिखती थी तो तू रिएक्ट करता था। तो मैं तुझे उस उम्र में नहीं बताना चाहती थी ये बातें, कि जहां तेरी जिंदगी एक, तेरा एक लाइफ जो है विच इज गोइंग टुवर्ड्स एक मतलब प्रोग्रेस की तरफ जाएगी, या तू एक काबिलियत की तरफ अपनी जीवन को लेके जाएगा, रादर देन गेटिंग इनटू ऑल दिस डिस्कशंस। क्योंकि जो 90 हुआ था वो तो हो चुका था। इसका बदला तुम्हें अगर लेना है तो तुम अपनी मेहनत से, अपनी फिर उन पदों पे पहुंच के अपनी कामयाबी से तुम उस कश्मीर को वापस हासिल करो। और फिर मेरी मदर से मुझे एक प्रेरणा मिली कि शायद ये बात सच है, क्योंकि अगर मैं 15 साल पहले इस 90 के बारे में सुनता तो मेरे दिल में आक्रोश आता और एक नफरत पैदा होती। लेकिन जब मैंने ये बात एक 25 साल की उम्र में समझी, तो मैंने दोनों चीजों को तराजू में रख के तोला कि अगर हमारे साथ गलत हुआ तो किस किस ने गलत किया, कब किया, क्यों किया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक सवाल था, इसको थोड़ा इलॉबरेट करने की जरूरत इसलिए थी कि यस, हमारे घर वालों ने हमें नहीं बोला था, बट लेटर स्टेज पे हमें बहुत कुछ बोला। और आज तक हम अपने मुंह जबानी वो बातें कहीं बोलते थे, कोई हमसे पूछता था तो हम बोलते जरूर थे। लेकिन कश्मीर फाइल से एक चीज ये होगी कि अब हमें हर इंसान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कश्मीर फाइल के माध्यम से जो बातें एक हमारे इस देश में, या मैं पूरे विश्व में कहूंगा, जिस प्रकार से हमारे इस मूवी से ये बात बाहर आई है, मुझे लगता है कि ने पूछा कि मुझे कितना मालूम था। अगर हकीकत में आपको बोलूं तो जो कश्मीर में जितनी चीजें मुझे मालूम है, ये उसका 5% भी नहीं। ओके। कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया है, ये उसका 5% भी नहीं है जो कश्मीर में हुआ है। अगर आप कश्मीर फाइल्स रियलिटी में और आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है 4 लाख कश्मीर फाइल्स बन जाएंगी। सिर्फ एक कश्मीर फाइल नहीं, 4 लाख कश्मीर फाइल बन जाएंगी। जिस तरीके के वहां पे हादसे हुए हैं, गांव गांव में जो लोगों ने झेला है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना ही नहीं चाहता हूँ। हम अपनी मतलब लेडीज का, बहनों का, माओ का, कहीं मतलब उनका जो उनके साथ गलत हुआ है, बर्ताव गलत हुआ है, चाहे मैं रेप का नाम बोल दूं, तो मैं उस रेप को कभी बोलना नहीं चाहता था, बिकॉज इट हर्ट सम टाइम में कि मैं किन अपनी माओ बहनों को बचा नहीं पाया, कारण जो भी रहे हों उस चीजों के। लेकिन अगर हम इस बात पे आए कि कश्मीर फाइल्स में कितना दिखाया गया है, जो दिखाया है बिल्कुल सच है, एंड इट इज हार्ड हार्ड रियलिटी, हार्श रियलिटी। बट मुझे लगता है आज भी कश्मीर का सिर्फ 5% जेनोसाइड जो हुआ था कश्मीरी हिंदू का, वो उस पिक्चर के अंदर है। और हम इससे अलग अगर आएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अगर आप कश्मीर फाइल्स और बनाएंगे तो पार्ट 1, 2, 3, 4 लेकर के कितने ही बनाते चले जाओ। हर घर में एक कश्मीर फाइल है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द कश्मीर फाइल। जब कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ वो एक कहानी है, लेकिन उसके बाद जो हमने त्रासदी देखी, एक स्ट्रगल देखा। मैं कहता हूँ आज मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा के एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगवाया, मेहनत से नौकरी करता हूँ, लेकिन जो मेरी मदर फादर का, या जो मेरे उनसे ऊपर की जनरेशन का जो लाइफ खत्म हो गई, जो उनका स्ट्रगल था हमारे प्रति हमें बनाने का, उसके ऊपर कितनी फाइल्स बनेंगी। इट इज नॉट ओनली अबाउट द जेनोसाइड। इसमें अगर हम आएंगे तो मुझे लगता है ये बहुत कहानी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी नाउ यू आर ग्रोन अप, यू आर डूइंग ए जॉब, मैच्योर हो गए, और बाकी ऐसे कश्मीरी फ्रेंड्स भी होंगे जिनके आप टच में होंगे। आपको नहीं लगता? राइट। मुझे पर्सनली लगता है, मैं तो चूंकि बारामूला में खुद रहा हूँ 85 टू 87, और चूंकि मैं आर्मी में था तो प्रॉब्ली मुझे सिस्टम का भी अवेयरनेस है कि सिस्टम कैसे काम करता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मीन्स कि सिस्टम की एक इनकॉम्पिटेंस थी। अब वो किस लेवल पे थी? ऑब्वियसली पॉलिटिकल लेवल पे थी। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर था, या हमारी एजेंसीज, या हमारा एस्टेब्लिशमेंट, या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी कमज़ोर थी कि वो इस इशू को टैकल ना कर पाते। बट पॉलिटिकल लेवल पे ऑब्वियसली एक फेल्योर था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जो कश्मीरी कम्युनिटी है, उनको नहीं लगता कि
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सिस्टम था, जो एस्टेब्लिशमेंट था, उसने उनको एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेल किया। और वो सिस्टम अभी मैं मानता हूँ कि पहले के कंपैरिजन में बेटर है, मगर अभी भी काफ़ी कुछ उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे वहाँ पे जस्टिस कैन प्रिवेल। कश्मीरीज क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय रखूं कि जो 90 है, हम जरूर बोलते हैं कि इसमें मुसलमानों का हाथ है, लेकिन मुसलमानों को रेडिकलाइज करने में किसका हाथ है, ये भी हमेशा सोचना पड़ेगा। आपने एक सवाल उठाया, इनकम्पिटेंसी। अगर ये इनकम्पिटेंसी नहीं है तो आपको लगता है कि जगमोहन साहब जो एक रिनाउंड आईएएस ऑफिसर थे, जो, चाहे हम बात, अगर मैं इसको पॉलिटिकल एंगल ही दे दूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट के एक राइट हैंड थे, जिन्होंने माता श्राइन बोर्ड को 1986 में कन्वर्ट किया, वैष्णो देवी को इनटू द श्राइन बोर्ड, जिन्होंने 84 से 86 में सर्व किया, और उनको फेल कर दिया इन्होंने 19 जनवरी 1990 को। अगर ये सिस्टम का इनकॉम्पिटेंसी नहीं थी, जहां तक कि मैंने पिक्चर में भी देखा, और उनकी किताब मेरे पास है, मैं आज भी उस किताब को कभी कभी मायूस होता हूं तो रात में पढ़ता हूं। ही हैज रिटन इन द बुक कि व्हेन ही लैंडेड इन कश्मीर, तो उन्होंने घड़ी में टाइम देखा तो वो 10 था। उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा, तो बोला ये 10:30 है। बोला क्यों? बोला पाकिस्तान का टाइम है जी, आप कहाँ हो? वो किसी को नोट देने जाए, वो हालांकि वो पिक्चर में भी कल दिखाया गया है, वो वहां से वापस पाकिस्तानी का नोट देता है, पाकिस्तान की करेंसी देता था। तो सिस्टम का अगर इनकॉम्पिटेंसी नहीं थी तो मुझे लगता नहीं है कि ये 90 होता। रीजन बिहाइंड कि अगर मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, 1987 के इलेक्शन में हब्बा कदल में, ये हमारे खुद के रिलेटिव की मुंह की जबानी की है, कि द मोमेंट ही केम टू फॉर द कंपेनिंग रैली कंपेनिंग, उसने कश्मीरी में उनसे बोला, तो एक बट चुना हुई द्राम में की तोचना पता क्या गस्तन बोल, मतलब कि यू हिंदू पीपल डजंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, यू हैव नॉट लेफ्ट द वैली टिल येट। आप एक मुख्यमंत्री से जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रैली करने आ रहा है, अपने वोटर से ये कह रहा है कि तुम लोग अभी यही हो, तुम लोग भागे नहीं हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या होने वाला। 87 में। तो इसके 87 में आप हब्बा कदल के जो कश्मीरी हिंदू फैमिलीज हैं, जो बुजुर्ग लोग होंगे उस टाइम के, आप उनसे पूछना। ये हालांकि आई वॉज लिटरली शॉक्ड बिकॉज द मोमेंट आई, एक जमाना था, मतलब डाउन द लाइन 15 ईयर्स, फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू गोल्फ खेलने आते थे, हमें स्कूल की तरफ से लिया जाता था उनके गोल्फ को देखने के लिए, तो हम लोग बड़ी तारीफ करते थे फारूक अब्दुल्ला साहब की। तो हमारा एक नेक्स्ट डोर नेबर था, ही टोल्ड मी दिस थिंग कि ज्यादा किसी भ्रम में जाने की जरूरत नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब है जिनके लिए आज आप तालियां बजा रहे हो, और ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने 87 में हब्बा कदल में आके ये बातें भी बोली। तो इसके बावजूद मैं ये बात बोलूं आपको कि अगर ये इनकॉम्पिटेंसी नहीं थी सिस्टम की, तो 90 हुआ क्यों? दंगे तो सर मैंने उसके बाद 90 में हिंदुस्तान में बहुत जगह पे देखा, लेकिन पलायन कहाँ हुआ? इस प्रकार का पलायन कहाँ हुआ? क्या यूपी में दंगे नहीं होते हैं? क्या बंगाल में दंगे नहीं होते हैं? या हैदराबाद में दंगे नहीं होते हैं? केरला में यहाँ दंगे नहीं होते हैं? कहाँ दंगे नहीं होते? लेकिन इस दंगे को देखते हुए पलायन कहाँ हुआ इतना बड़ा? यस, यू आर राइट, यू आर राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सिंस यू हैव बीन वेरी कीन वॉचर, बिकॉज योर रूट्स आर देयर, आई नो, आई एम अवेयर कि आप कश्मीर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हो। पहले भी कांग्रेस का टाइम था, फिर बीच में सेंटर में वीपी सिंह और देव गौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर चंद्रशेखर, फिर कांग्रेस। किसी ने भी कभी हिम्मत नहीं की कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। और मैंने जितने लोगों से भी बात की, सबने, मीन्स एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सबने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना बहुत मुश्किल है। मैं इसको कुछ इस तरीके से नहीं डाल रहा हूँ कि ये बीजेपी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप वहाँ पे नहीं रहते वैली में, बट यू हैव बीन वॉचिंग द वैली वेरी वेरी डीपली, लोगों से इंटरेक्शन भी करते हो, कश्मीरी मुस्लिम्स भी कहीं आपके फ्रेंड हैं, मैं जानता हूँ ये बात। आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहाँ पे क्या चेंज आए लोगों की मेंटलिटी में, आए भी कि नहीं? क्योंकि इससे पहले जितने लोगों से मैंने बात की, एस्टेब्लिशमेंट वालों से, और मैं कई लोगों के टच में भी रहता हूँ, सब ने मेरे को कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल एंटायर वैली इज गोइंग टू इरप्ट। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं बीजेपी को क्रेडिट दे रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा क्रेडिट उन्हीं को दूँ। फैक्ट ये है कि
370 के बाद देर मतलब ये हटाने के बाद देर इज डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट इन द वैली। तो उसका 370 को हटाना और लोगों का माइंड सेट पे उसका इन्फ्लुएंस, क्या फर्क पड़ा लोगों की मेंटेलिटी में, जिसकी वजह से आज सिचुएशन मुझे थोड़ी सी क्या अच्छी खासी बेटर लग रही है। और कल परसों तो कोर कमांडर और पूरी पुलिस टीम सीनियर ऑफिसर्स की लाल चौक पे स्नैक्स खा रहे थे वो। आई डोंट थिंक किसी ने कभी इमेजिन किया होगा कि ऐसा भी सर ये कर पाएंगे। तो 370 का और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जरा थोड़ा सा सेट करो। सर मैं इसको थोड़ा सा ना अपने एक्सपीरियंस में आपको इनका इन पॉइंट्स का जवाब दूंगा। हाँ बताओ बताओ। अगर मैं 2019 की बात करूं वर्सेस 1990, आज 2019 में मुझे ये बोला जाता है कि कश्मीर की डेवलपमेंट पे बात करते हैं, और 1990 में मुझे गन कल्चर की बात की जाती है। आपने अभी मेरे बारे में बोला कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हीं की एक एग्जांपल कोट करता हूँ। लॉन्ग बैक, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 8 मंथ बैक, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम वन मुस्लिम फ्रेंड। इनफैक्ट मैं उसको जानता भी नहीं था, उसने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि आप हमारे साथ काम करोगे। मैंने कहा काम करेंगे, लेकिन आप कौन है, कहाँ से, क्या है। तो उन्होंने अपने बारे में बताया। तो मैंने उसको बोला कि यार आप क्या काम करना चाहते हो। तो बोले हम कश्मीर की डेवलपमेंट पे बात करेंगे, हम कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बात करना चाहेंगे। तो आप वीरेंद्र सर बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इमीडिएटली उसको यस किया। और मेरे यस करने से उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कश्मीरी लड़का यस भी कर सकता है, बिकॉज ही वॉज स्टिल हैविंग इम्प्रेशन कि मेरे को 90 वाला मेरे मन में, मेरे जहन में उसके लिए एक नफरत है। तो उसका सवाल आया कि यार विशाल आपने एकदम यस कर दिया। मैंने कहा यार 90 में तुम गन कल्चर की बात करते थे तो मैं यस नहीं कर सकता था, आज तुम प्रोग्रेस की बात कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं यस करूं। कश्मीर तुम्हारा नहीं मेरा भी है। तो ये एक 370 जो हमने पूछा कि क्या डेवलपमेंट मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप एक मुझे एजेंसी दिखाओ या कोई एक बच्चा दिखाओ या कोई भी एक संस्था दिखाओ या कोई भी एक तंजीम दिखाओ या कोई भी एक सिस्टम दिखाओ जो 370 हटने से पहले प्रो नेशनलिस्ट की बात करता था। यहाँ तो हमारे बड़े बड़े राजनेता किस प्रकार की टिप्पणियां करते थे नेशनल टीवी पे आके, वो तो खैर मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो सभी देखते हैं उन लोगों को, वो आज भी बीच बीच में जाग के निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है 370 हटने से जो वहां के प्रो नेशनलिस्ट लोग थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड कलर, हर कोई खुल के सामने आया है हिंदुस्तान के प्रति, और वो अब गन कल्चर की नहीं डेवलपमेंट की बात करता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि जब ये गन कल्चर का एक जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो धीरे धीरे इस 370 से खत्म होने लगा है, हो भी रहा है। और जितना ये खत्म होगा उतनी ही सिक्योरिटी बढ़ते चली जाएगी, उतना ही हमारा जो पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है वो क्लीन होता जाएगा। और जाहिर सी बात है, आज मैं नहीं, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरी कोई जनरेशन वापस उस अनपोल्यूटेड एरिया में जाके फिर बसेगी, काम करेगी। तो मेजर डिफरेंस मुझे ये समझ में आता है कि जो एक डेमोक्रेसी के तहत एक आवाज दबाई गई थी वो खुल के सामने आई है सर 2019 के बाद। और यही बात अगर हम 2019 से पहले करें तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई वन हु डेयर्स कभी हिम्मत भी करता कि वो इंडिया की बात करे। तो ये एक मेजर एस्पेक्ट था जो मैं बोलना चाहता था। दूसरा सर, मैं एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसमें इसलिए देना चाहूंगा, मेरी समझ से और मेरे थोड़ी रिसर्च से इस 370 को हटाने का एक बारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी पहल की थी 1980 या 81 में, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, बट ये पार्लियामेंट में, जेएंडके की पार्लियामेंट भी में भी प्रेजेंट किया गया था टू रिवोक दिस बिल। और ओके। मुझे लगता है, और इस बिल को रिवोक करने के चक्कर में ही जो एक एंटी सेगमेंट और एंटी माइंडसेट जो क्रिएट हुआ था ना जेएंडके में, जो कश्मीर में पनपा था, वो इस बिल और 1975 के टाइम पनपा, जो मुझे लगता है। और इसी की एक वजह थी जो एक वो जेकेएलएफ का जन्म हुआ, जिन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट शुरू करी सॉफ्ट सेपरेटिज्म के तहत, जिन्होंने एक मतलब वो जेकेएलएफ बना के ताकि वो गवर्नमेंट को टक्कर दे सके। और इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है जो मुझे अपने बड़े बुजुर्गों से पता चला है कि 1987 में जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो स्टेट इलेक्शंस में कश्मीर में शायद वोटिंग की रिगिंग भी हुई है, पूरे पोल बूथ्स पे सारे हाँ उसमें हुई है, बिल्कुल हुई है। हुई है। तो हुई है, तो बिल्कुल। इन सब चीजों का नतीजा कहीं ना कहीं सर वो 90, जो मैं आपको बता रहा था, मेरी मदर ने मुझे डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज बहुत चीजें क्लियर करी। तो
तभी जब मैं सब चीजों को कोरिलेट करता था तो मैं देखता था कि 90 होने का कारण एक ये भी, रेडिकलाइजेशन तो है, रेडिकलाइजेशन इज अ टूल, उन्होंने इनको रेडिकलाइज करके हम पे अटैक कराया, लेकिन रेडिकलाइजेशन करने का मकसद क्या था, रीजन क्या थी, और लोग कौन थे। तो उस पार्ट पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे ये सब चीजें दिखती हैं। कहीं ना कहीं मुझे 370 दिखता है, 1987 का रिगिंग दिखता है, और एंटी माइंडसेट तो सर मैं कश्मीर की क्या बात करूं, यहाँ तो नारे यूपी में भी लगते हैं, यहाँ तो नारे बंगाल में भी लगते हैं हिंदुस्तान के विरोध में, लेकिन जैसे खुल के नारे जो वहां लगते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये 370 था, और इसको एक टूल के तहत ना यूज किया गया था अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मैं केंद्र सरकार में बोलता हूँ। और लास्टली सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब से 370 हटी है, आप मुझसे नहीं, एक कश्मीरी मुसलमान से जाके पूछना कि आपको आपके काम इस सरकार के द्वारा हो रहे हैं या उस सरकार में हो रहे थे जो 370 के थे। तो मुझे लगता है खुल के जवाब वो देते हैं आजकल की। और जितना मैं वहां के लोगों से आज कनेक्टेड हूँ या मैं बात करता हूँ या उनसे मैं पूछता हूँ, वो एक ही बात बोलते हैं कि आप कश्मीर में इलेक्शन ही मत करना। ये एक भी नैरेटिव है सर कि आप मोदी जी को रखो, ये तभी यहाँ कंट्रोल में रहेंगे, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करना, आप यहाँ इलेक्शन ही मत कराना। इस तरीके के भी सर ग्रास रूट लेवल से कभी कभी स्टेटमेंट आते हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चों ने पत्थर उठाना बंद किए, एटलीस्ट हमारे बच्चों को एक विजन मिल रहा है, एटलीस्ट हमारे बच्चों को एक डायरेक्शन मिल रही है, क्योंकि बच्चे तो उन्हीं के इस्तेमाल हुए हैं। मेरे साथ तो चलो एक बारी जेनोसाइड हो गया, लेकिन उनके बच्चों का जो वहां की एक मेजर साइलेंट कम्युनिटी थी विच वांट्स टू बी ए प्रो इंडियन, वो तो आज भी अपने बच्चों की 19 मतलब 5 अगस्त 2019 से पहले अपने बच्चों की बलिदान देते थे इनके कहने। ओके। तो ये सब एंगल है सर जो मैं 370 के तहत में बोलना चाहता हूँ। हाँ। बाकी अगर हम बात करें 370 का सर, बहुत से कानून हैं जो शायद 90 में होते और हमारा पलायन नहीं होता, वो 2019 के बाद ही लागू हुए वहां पे। जैसे हमारे भारत सरकार के बहुत सी एजेंसीज है जिनका डायरेक्ट इंटरवेंशन अलाउड नहीं था अनलेस अनटिल आप विधानसभा से उनका अप्रूवल ना दे। नहीं, मुझे इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि अगर 370 पहले हट जाता तो ये जो जीनोसाइड वाला इशू तो होना ही नहीं था, बिकॉज इसने लोगों का माइंडसेट ही चेंज कर दिया। 370 के हटने के बाद लोगों को लगा कि ये इंडियन गवर्नमेंट अभी वापस नहीं जाने वाली, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन कश्मीर वैली इन एनी केस। मतलब देर इज नो क्वेश्चन नाउ। एंड ऑब्वियसली भाई, जब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होती है, तो फर्क तो पड़ता ही है, और लोगों को नज़र आ रहा है इंडिया कितना डेवलप कर सकता है और पाकिस्तान कितना डेवलप कर सकता है। पाकिस्तान का तो हो चुका उनका जो होना था, दे आर नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। बट इंडिया हैज़ टू गो लॉन्ग वे, मीन्स, एंड ऑब्वियसली अनदर 5 years यू सी द सिचुएशन है, आई एम श्योर दे आर वाइज एनफ। अच्छा, मेरे को जो एक पॉइंट मैं जानना चाह रहा था कि काफ़ी जो कश्मीरी पंडित हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है, कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, ऑब्वियसली आपको मालूम है, औने पौने दांव पर उसने बेची है, अंडर प्रेशर बेची है। एक तो वो लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची थी, वो डिटोरिएट होगी या किसी और ने उसको, पड़ोसियों ने स्पेशली खास तौर से कब्जा लिया। हमने एनक्रोचमेंट चली, की है। जब जिसने प्रॉपर्टी कब्जा ली वो ऑब्वियसली उसको छोड़ने के मूड में तो आएगा नहीं, तो वो एक इशू बनेगा, और उस हालत में वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। और मैं ट्विटर स्पेस में भी देखता हूँ कि एक मेरे ख्याल से ग्रुप भी है, JNK रेजिस्टेंस ग्रुप एंड ऑल दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे सकें कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना उनका पेनिट्रेशन है सोसाइटी में। और ऑब्वियसली ये लोग तो ये चाहेंगे कि फिर टेररिज्म या इंसर्जेंसी वहाँ पे कंटिन्यू रखे, जिससे प्रॉपर्टी वापस ना करनी पड़े। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें तो किसी का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस तरीके से ही होगा। तो उस हालत में हाउ डू यू सी द वे फॉरवर्ड टू इट? सर इसमें मैं दो बातें बोलना चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी का अटैक्स तो देखो हमारे एब्सेंस में वहां हुआ है, और मेरी फैमिलीज में भी 2-3 केसेस ऐसी हैं जिनके लैंड इंक्रोचमेंट हुई है। और इसका अगर हम अब बात करें कि ये भी सच है कि जो एनक्रोचमेंट हुई है वो पड़ोसी ने ही की है। अब उसको इस टाइम पे खाली कराना भी खुद में एक बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा एक चैलेंज है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि हमारे संविधान में अगर आप किसी गलत आदमी पे भी कोई एक्शन लेना, मतलब सही तो नहीं मैं उनको बोलूंगा, मतलब अगर किसी को गलत के तहत भी अगर सही करने चलेंगे तो वो भी एक मुद्दा बन जाता है।
तो मुझे लगता है कि सर इसमें सबसे बड़ा रोल तो एक कश्मीरी आम आवाम का रहेगा, कि जो उनकी खुद की सोसाइटी है या जो उनके खुद के सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको खुल के आके वो प्रॉपर्टियां खाली करानी पड़ेंगी, और उनको उनसे बोलना पड़ेगा कि ये आपने गलत किया है, इसको खाली कर। पहले तो एक सोशल एक इम्पैक्ट रहना पड़े, मतलब सोशल प्रेशर उन पे क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा फिर मैं समझता हूँ कि सर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर हम सेंटर केंद्र की बात करें, अभी तो राज्य प्रशासन नहीं है वहां पे, राज्य सरकार नहीं है, तो सेंटर की तरफ से कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए, या कोई कानून ऐसा बनना चाहिए कि अगर मिसाल करो मेरी जमीन तब 1 लाख रुपए कनाल थी, मैंने डॉक्यूमेंटेड उसको मजबूरी में बेचा, डिस्ट्रेस सेल के तहत उसको बेचा। वो हालांकि वो सेल मान्य नहीं है, क्योंकि 1997 में एक डिस्ट्रेस सेल का एक्ट आया हुआ है जिसके तहत हम अपनी जमीन नहीं बेच सकते थे। हम मजबूरी 97। में किसी कश्मीरी 97 या 98 में, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, बट देर इज ए लॉ, एक्ट है एक डिस्ट्रेस सेल का, कश्मीरी ओके। हिंदू की कमिट इसका लैंड्स का। तो उसके तहत वो पहले तो वो जो ट्रांजेक्शन हुई है सेल की, लैंड परचेज की, वो वैलिड ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर वो वैलिड नहीं है तो डेफिनेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, तो वो ट्रांजेक्शन ही नहीं मतलब वैलिडेट हो पाएगी। नंबर 3, सोशल जो मैंने प्रेशर बोला, वो वहां की आम जनता से ही डलवाना पड़ेगा कि खाली करा के दो। नंबर 4, मुझे ऐसा, जो मुझे पर्सनल एक फीलिंग ये आती है कि सर अगर मैंने वो जमीन, तब मेरी 1 लाख रुपए की कनाल थी, मैंने मजबूरी में 10,000 की बेची, अदरवाइज मैं बेचता नहीं, मेरी मजबूरी थी। मेरे, चाहे मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना था, मैं अपने मतलब अपर जनरेशन के ब्याह पे ये बात बोलूं, चाहे बच्चों को पढ़ाना था या बेटी की शादी करनी थी, उसने बेची। तो जब उस बंदे ने उस टाइम पे एक मजबूरी का फायदा उठाया, तो अगर आज उसी लैंड का कीमत 10 लाख रुपए है, तो मैं समझता हूं कि मैं भी उसको 1/10 से ही वो वापस पैसे दूं और वापस ले लूं। एक वे आउट मुझे ये समझ में आता कि अगर मैंने लाख की चीज तब 10,000 में बेची, तो आज अगर उसकी कीमत वो 10 लाख बोलता है या गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो भी है, तो मैं भी उसको 1/10 लो पे ही खरीदूं, मैं क्यों उसको 10 लाख में वापस लूं। एक ओके। नजरिया मुझे ये लगता है कि सर ये एक वे आउट हो सकता है, और ये शायद कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ही एक ऑर्डर्स जारी होने चाहिए, जिस प्रपोर्शनेट से वो उस टाइम बिकी है, उसी प्रपोर्शनेट से ये वापस अभी ली जाए, देन इट विल बी ए फेयर एनफ फॉर हिम ऑल्सो, मी ऑल्सो। दैट इज फेयर है ना, बट ऑब्वियसली इसमें फेयर विशाल एनफ बहुत है, सारी इंट्रिकेसीज हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आएंगी। वहाँ पे जो JNK में, जैसे मैं ट्विटर उसमें जाता हूँ, ट्विटर स्पेसिस में भी जाता हूँ, तो जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे एक ऐसी यंग जनरेशन है जो ये महसूस करती है कि हाँ, कश्मीरी पंडित्स के साथ गलत हुआ या फिर कश्मीर के साथ गलत हुआ। उसमें से कई लोग कश्मीरी मॉडरेट्स भी हैं, देर इज़ नो डाउट। इनफैक्ट काफ़ी लोगों का पहले ये इम्प्रेशन था, क्योंकि कश्मीर फाइल में जो भी आया और उसके अलावा जो स्टोरीज सोशल मीडिया में आई, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि कई केसेस में जो पड़ोसी थे वो इन्वॉल्व थे। देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि पड़ोसी इन्वॉल्व थे। मगर उसके बाद भी ये तो कहना ही पड़ेगा, और ये सच भी है कि कश्मीरी सोसाइटी में मॉडरेट्स भी हैं और अभी भी हैं। और अभी उन भी है। लोग, हाँ, और उन लोगों ने सफ़र भी किया है। और वो ही एक्चुअली एक सोशल प्रेशर जब आप बनाने की बात करते हैं, तो वो ही एक्चुअली सोशल प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। और वो ही एक्चुअली जो ये रेजिस्टेंस ग्रुप और ये सब हैं, जो बेसिकली एब्रोड में बेस्ड हैं, कोई लंदन में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है या USA में बैठा है, और वहाँ से बैठ बैठ के वो स्पेसिस चलाते रहते हैं और इन लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली उन सब लोगों को तो न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा, देर इज़ नो डाउट। बट फैक्ट रिमेन्स के अल्टीमेट जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, प्लस कश्मीरी मॉडरेट्स मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स कश्मीरी पंडित, तो उसमें से दे हैव बीन ए सफरर एट ए बिग स्केल। ये सब मिलके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर वहाँ पे कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो उस हालत में ये पॉसिबल है कि after some time situation can certainly it can be a leap forward in terms of development of कश्मीर। मैं ऐसा सोचता हूँ। तो आपको ऐसा क्या लगता है? ये मेरा आपसे लास्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा। आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव दिस ऑब्जर्वेशन फॉर माय व्यूअर्स। राइट सर, आपने ठीक बोला।
सर मुझे कहीं ना कहीं इसका जो सोसाइटी के तहत है ना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर। मैं एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ। आई बीइंग ए हिंदू इन इंडिया इज इन मेजॉरिटी। आज अगर मेरी कंट्री में कोई माइनॉरिटी किसी तकलीफ से गुजर रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनेगी, मैं उस माइनॉरिटी का टेक केयर करूँ। और ये मेरा चाहे प्रशासन है या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मुझे पूरा अधिकार भी देता है कि हमें उसे सेफ गार्ड करना चाहिए। अब अगर मेजॉरिटी ही ये डिसाइड नहीं कर पा रही है, या मेजॉरिटी खुद को ही इनसिक्योर फील कर रही है, या मेजॉरिटी में ही ताकत नहीं है ये सब करने की, तो मैं एज ए माइनॉरिटी इन द स्टेट, नॉट इन कंट्री, इन द स्टेट, इन द वैली, मैं किससे एक्सपेक्ट करूं फिर एक जस्टिस की? मेजॉरिटी तो अगर हम बात करें रिलीजियस बेस्ड जो मेजॉरिटी हम बोलते हैं, चाहे इंडिया में भी अगर मैं मेजॉरिटी में हूँ बिकॉज ऑफ हिंदू, नॉट बिकॉज ऑफ एनी जनरेशन या एक्स वाई जेड एनी अदर एग्जांपल, मैं एक हिंदू एज ए हिंदू वहां पे मेजॉरिटी में हूँ, और मैं किसी चीज में मेजॉरिटी नहीं हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू द सेम थिंग अप्लाइज टू द कश्मीर। कश्मीर में आज मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं मालूम, लेकिन 70%, 80%, 90% मुस्लिम मेजॉरिटी है। अगर ये माइनॉरिटी में हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, ये तो मेजोरिटी का ही अकाउंटेबिलिटी है ना कि माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड करे, और उनको उनकी चाहे जमीनों का मसला हो, या उनकी सिक्योरिटी का मसला हो, या उनका किसी भी रूप से आर्थिक व्यवस्था कोई भी रूप हो, उनकी उनकी जिम्मेदारी होती है ना सर। तो यहाँ पे मैं आपको वापस ना इनकॉम्पिटेंसी पे ले जाना चाहूंगा। जब हमारा मेजोरिटी ही नहीं खुद को सेफ नहीं कर पा रहा है, तो माइनॉरिटी उससे क्या एक्सपेक्ट करेगी? तो सर ये एक मतलब एक टेक्निकल हाँ, एस्पेक्ट है ये पैराडॉक्स है ये, मतलब नो डाउट। ये पैराडॉक्स है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा अपने कंपनी की बात करता हूँ। मेरा सीईओ है मेरी कंपनी का, मेरे को कोई दुख है या कुछ है, मैं अपने डायरेक्टर या सीईओ के पास जाता हूँ। और अगर डायरेक्टर और सीईओ कहते हैं यार मैं ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जाऊंगा किसके पास? मैं अपने डाउन द लाइन किसी जूनियर के पास तो जाऊंगा। चेन ऑफ कमांड है, आई विल ऑलवेज अप्रोच टू माई सीनियर। आई एग्री विद यू। तो ये पैराडॉक्स है सर, ये पैराडॉक्स है सर, इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। सिस्टम्स को हमें हिंदूज के हाथ में देना पड़ेगा, प्लस इंटेलेक्चुअल्स, मैं हिंदूज नहीं बोलूंगा, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड कमांड इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। और जब तक कश्मीर में पर्सनल इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा कश्मीर का मसला, मुझे लगता है सर बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने को। अच्छा विशाल, मेरे को एक बात बताओ, मैं जैसे कश्मीरी मुस्लिम से भी इंटरेक्ट करता हूँ कहीं, आप जानते ही हो, इन लोगों के मन में मुझे एक डर लगता है। मालूम है क्या डर लगता है? कि कहीं कश्मीर, यू नो, फैक्ट रिमेन्स प्रोपेगेंडा अपार्ट। प्रोपेगेंडा तो फिलिस्तीन के बारे में हो सकता है, सीरिया के बारे में हो सकता है, गलत सही कुछ भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा अपार्ट। बट फैक्ट ये है, जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में है, अपने आप में मैं उसको बहुत बैलेंस्ड मानता हूँ, इन द सेंस विस विस अदर्स। अब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आई गिव यू गारंटी कि दे कैन नॉट बी एज रूथलेस एज पाकिस्तान और सीरिया और प्रॉब्ली इजराइल। देयर इज जस्ट नो वे, बिकॉज मैंने इस एस्टेब्लिशमेंट को देखा है। एंड ये जो कश्मीरी हैं ये इस बात को जानते हैं। प्रोपेगेंडा तो दूसरी बात है, प्रोपेगेंडा करना तो दूसरी बात है। तो उनके मन में मैंने एक डर देखा है कि कहीं कश्मीर जो है वो फिलिस्तीन की तरीके से ना हो जाए, या फिर यहाँ पे जो अब तो सर्टेन एक्सटेंट कहीं ऐसा ना हो इंडियन मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाए। रेस्ट ऑफ द इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूपी बिहार और यहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो जाए। कहीं उनका जो कश्मीरी का एक अपना एक अलग कल्चर है, अलग नेचर है, तो वो एक स्केर्ड वो फिनोमेना भी मैंने इनको देखा है। और इन्होंने चूंकि अभी पाकिस्तान को ढंग से देख लिया, और पाकिस्तान की हालत ये है कि वो पता नहीं कब तक सरवाइव करेगा फाइनेंशियली और अदरवाइज। और कश्मीरियों के ऐसे वीडियो भी आए हैं जहाँ पे उनकी, जो मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उनकी लेडीज का भी बड़ा सॉलिड हैरेसमेंट हुआ है, इवन इफ दे वर नॉट मर्डर्ड, उनके रेप्स हुए हैं। और ये जो अफगान से आए थे या जो लोकल टेररिस्ट हैं, वो वीडियो भी अभी यूट्यूब पे हैं। तो मैंने जो जेन्यून कश्मीरी, यू कैन कॉल देम मॉडरेट्स, उनको जब मैंने देखा तो उनके मन में एक बहुत बड़ा डर है। और कहीं डर है। उस डर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनका एटीट्यूड भी इंडियन स्टेट के प्रति चेंज हुआ है, और साथ में एक टैसिट एक्सेप्टेंस भी है कश्मीरी मुस्लिम्स में कि हाँ,
हमारी सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से हमने कश्मीरी पंडित्स को, वो चले गए, वो ठीक है, मतलब दैट स्टोरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट ये एक अवेयरनेस एक आ रही है डर की वजह से, या फिर सिचुएशंस चेंज होगी, या फिर शायद पाकिस्तान की हालत पतली होगी, वो इस पोजीशन में नहीं है कि इनको सपोर्ट कर सके, क्योंकि उनकी उसकी तो खुद का सर्वाइवल स्टेक पे आ रखा है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? इज दैट ए फैक्ट अबाउट द कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी? सर मैं इसमें ना सिर्फ एज ए कश्मीरी मुस्लिम नहीं बोलूंगा, मैं एज ए कश्मीरी हिंदू भी बोलूंगा। ओके। मैंने अपनी फैमिली को भी देखा है, बिकॉज इफ आई टॉक एज ए कश्मीरी, जीन्स हमारे सेम है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है चाहे वो कश्मीरी हिंदू है। अगर मैं यही बात 700 साल पहले कर रहा होता तो वो भी कोल बट पंडिता ही होते। 700 साल बाद पहले, मतलब आफ्टर 13th सेंचुरी दे बिकेम, दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स टू द मुस्लिम, इस्लाम की तरफ चले गए। तो इसमें मैं सर एक थोड़ा सा जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूं, अगर वो दूर हो जाएं तो शायद इनका जो एम्पावरमेंट है वो मानसिक रूप से हो जाएगा। नंबर 1, एक तो अवेयरनेस नहीं है कश्मीर। कोई कुछ भी बोल दे, विश्वास बहुत जल्दी। कोई बोल दे मोदी ने वहां से ऑर्डर जारी कर दिया तुम्हें गोली मारना है, वो खबर कश्मीर में मिनट नहीं लगेगा आफाकी बाजार फैल। नंबर 1, अनअवेयरनेस बहुत है, लोगों को गुमराह रखा जाए, जिससे आदमी हमेशा एक डर के माहौल में रहता है। नंबर 2, जब आप, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर अपनी गीता पढ़ता हूं या मैं अपना वेद पढ़ता हूं, तो माई सोल गेट्स, थोड़ा ठंडक पहुंचती है। बट मैंने कुरान के 2-3 पेज पढ़े हैं तो मुझे एग्रेशन आता है। डोंट टेक मी एज ए रॉन्ग, मतलब मैं उनकी कुरान को गलत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक डिफरेंस बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, क्योंकि जब हमेशा इस्लाम खतरे में रहा है तो इंसान तो खतरे में ही रहेगा। तो एक एस्पेक्ट ये है। और नंबर 3 एस्पेक्ट मुझे ये लगता है सर कि कश्मीर जो है, कश्मीर में एम्पावरमेंट की हमेशा से कमी रही है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, फाइनेंशियली हो, और किसी और एंगल से मैं दूं। तो आदमी के पीछे जब कभी कोई उसको सहयोग नहीं दिखता है और पीपल टू पीपल कनेक्ट नहीं है, पीपल टू पीपल कनेक्ट, मेरे बोलने का ये मतलब था कि अगर मैं 90 की बात करूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसा है। अगर मैं 90 की बात कर रहा हूं, श्रीनगर से कोई अगर कश्मीरी हिंदू माइग्रेट हुआ, 80 किलोमीटर नीचे कुपवारा में, वो क्यों माइग्रेट हुआ? अगर हम लोग आपस में कनेक्टेड होते शायद बात कर सकते थे, पूछ सकते थे भाई तेरे घर में क्या मसला हुआ, मेरे घर में क्या मसला हुआ, हम बैठ के इसका सोल्यूशन निकाल पाते। हमारा आपस में कभी कनेक्ट नहीं रहा। हम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मर रहे, बट नॉट एज ए टीम परफॉर्मर। तो ये मेरी एक पर्सनल व्यक्तिगत सोच है कि जिसकी वजह से शायद इन सब चीजों के ना होने की वजह से ये कमजोर रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई बैकएंड नहीं था। कश्मीर एवर एनी बैटल वॉर लैंड, कभी वहां कोई युद्ध हुआ है? जिस तरीके से हमारे यहाँ पे महाभारत हुई है, अन्य प्रकार के भी युद्ध हुए हैं भारत की अन्य धरती पे, क्या कश्मीर में कभी कोई युद्ध आपने सुना है? नहीं। तो जब कभी कश्मीर में युद्ध ही नहीं हुआ तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा युद्ध का? और जब हमें पता ही नहीं है युद्ध कैसे करना है, तो हमारे अंदर वो युद्ध वाली एम्पावरमेंट कहां से आई? अब यही आप इस कश्मीरी से पूछो, विशाल कोल से, जिसने मुजफ्फरनगर के दंगे भी देख लिए, रोहतक के दंगे भी देख लिए, जम्मू का बम बम बोले भी देख लिया, पंजाब के भी रॉइट्स, मतलब जो लेट देख लिए। इतने रॉइट्स देखने के बाद उसको ये समझ में आया कि यार कश्मीर के रॉइट्स तो कुछ भी नहीं है, इनके मुकाबले तो कश्मीर के राइट्स कुछ भी नहीं है। तो सर कुछ ना कुछ इसमें प्रिंसिपली ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ एक इनसिक्योरिटी थी, है। अब जैसे हम लोगों की जनरेशन है, हमने वॉरियर्स भी देखे, हमने इंटेलेक्चुअल्स भी देखे, हम एक ऐसी ऐसी फेजेस से गुजरे जहाँ पे हमने शायद हर चीज का एक एक्सपीरियंस लिया। और आज एक्सपीरियंस लेने के बाद आज मैं अपने कश्मीर की बात करता हूँ। आज हो सकता है अगर भगवान ना करे 1990 दोबारा दोहराया जाए, लेकिन अगर 1990 दोबारा होगा तो शायद मैं भी एक तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन यही बात जब हम 90 में करते, हमें पता ही नहीं था तलवार क्या होती है। और मैंने अपनी दादी से एक दिन पूछा था कि भाई हम लोग लड़े क्यों नहीं? उसने एक ही बात बोली, बोला भैया हम पहले भी लड़ते थे, लेकिन अगर उसने एक पत्थर मारा हम 2 मारते थे, उसने 2 मारे हम 3 मारते थे, बस इतनी ही थी लड़ाई। लेकिन 87, 89 में या 90 में सीधे बंदूक लेके आ गए। अब बंदूक से कौन लड़ेगा भाई?
तो इसमें सर मल्टीपल थॉट्स हैं, ये मेरे पर्सनल थोड़े वो थे, मतलब ऑब्जर्वेशंस थी, जिसके तहत मैंने ये बातें आपके सामने रखी। नहीं, आई थिंक वेरी वैल्यूएबल इनपुट्स अबाउट द कश्मीरी सोसाइटी. There is no doubt, but I am quite optimistic that this is strong central leadership and there is a bit of change in the Kashmiri society. I think there is a bit of realization also. एंड रेस्ट ऑफ द यस इंडिया में भी बहुत रियलाइजेशन है इस कश्मीर फाइल्स के बारे में. और आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि प्रॉब्ली ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट का तो फेल्योर तो क्लियर कट है, उसमें तो मेरे को कोई डाउट है ही नहीं. लेकिन सोसाइटी में जो अवेयरनेस नहीं थी अबाउट कश्मीरी पंडित्स, उनके जीनोसाइड के बारे में, उनके हरासमेंट के बारे में, तो वो अभी आ रही है और वो और आएगी. ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2-3 कश्मीरी फाइल्स तो अभी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रॉब्ली हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो थैंक यू विशाल, इट हैज़ बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू एंड थैंक यू। वी शुड बी इन टच अगेन इन सब इश्यूज़ पे. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसका फॉर्मेट भी हम चेंज करेंगे. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.